मिरहा का सांस अभी भी उखड़ रहा था। वो बेसुध सी आईसीयू के बेड पर पड़ी हुई थी। डॉक्टर हनफा ये तो अच्छी भली थी, न जाने अचानक क्या हो गया। एक मुअम्मर नर्स तासुब से मिरहा को देख बोली थी। डॉक्टर ने कोई जवाब ना दिया था। डॉक्टर हनफा मुंह पर मास्क लगाए माहिराना अंदाज में उसका सांस बहाल करने की कोशिश में मसरूफ थीं, लेकिन सब बेसूद साबित हो रहा था। फिरदौस, आप सब बाहर चली जाएं। डॉक्टर हनफा ने अपने हाथ से प्लास्टिक ग्लव्स उतार कर मेज पर रख कर कहा था, जिस पर सब नर्सिस ने हैरानगी से बैक वक्त डॉक्टर को देखा था। डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है और आप हमें। फिरदौस ने अपनी इतनी ही मुज़ाहमत की थी कि डॉक्टर हनफा बोल पड़ी थीं। आई एम हेयर फॉर हर, आई कैन हैंडल हर, यू मे गो नाउ। लहजे में ठहराव था, लेकिन लहजा हतमी था, जिस पर फिरदौस और बाकी नर्सेज मिरहा के बेसुध पड़े वजूद को तासुफ से देख बारी बारी बाहर चली गई थीं। डॉक्टर हनफा इनको अक्सर बेशतर यही वार्ड से बाहर निकाल दिया करती थीं। डॉक्टर हनफा इनको अक्सर व बेशतर यूं ही वार्ड से बाहर निकाल दिया करती थीं। ये पहली बार न था। उनके बाहर जाने तक डॉक्टर हनफा की नज़रों ने उनका ताक़ुब किया था। फिरदौस को बाहर आता देख शमशाद बेगम बेसब्री से उसकी तरफ मतवज्जा हुई थीं। अब कैसी है मिरहा? वो मुतफिकराना अंदाज में दरियाफ्त कर रही थीं। पेशेंट इज़ नॉट वेल बट डॉक्टर इज़ ट्राइंग हर बेस्ट, वो तसल्ली बख्श अंदाज में कहती वहां से चल दी थी। शमशाद बेगम ना समझी से उसे सजावल को देखती रह गई थीं। वाजिया था कि उन्हें एक हरफ की भी समझ नहीं आई थी। अम्मा, वो कह रही है कि मिरहा ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। सजावल उसकी ना समझी समझकर उसे समझाने के अंदाज में कह रहा था, या अल्लाह मेरी बच्ची को इस तकलीफ से बचा ले। आमीन। वो दर्द भरे लहजे में दुआगो हुई थीं। अभी तो मजीद तकालीफ उसके रूबरू खड़ी होंगी। इनमें से एक जैगम की जुदाई की तकलीफ भी है, जो कि न जाने उसे कब तक सहनी पड़ेगी। सजावल तड़प कर बोला था। बहन का ये हाल उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अम्मा, अब्बा ने अच्छा नहीं किया जैगम के साथ। वो अपने अब्बा सब्बा का लायक बेटा बनना चाहता था। उसने ऐसा कौन सा गुनाह कबीरा कर दिया था? वो अफसुर्दगी से कहता जा रहा था। लेकिन तुम्हारे अब्बा के खिलाफ कौन जा सकता है सजावल? शमशाद बेगम एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कह गई थीं। इसी कम हिम्मती ने ही तो जैगम को दर-ब-दर भटकने के लिए छोड़ दिया है और चंदा को जिंदगी और मौत के दरमियान ला खड़ा किया है। इसकी वजह से तो एक माँ अपने बेटे से दूर हो गई है। वो अब गुस्से से फटने की कागार पर आ खड़ा हुआ था। उसका तो बस ही नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर गुजरे, लेकिन फिलहाल वो कर भी क्या सकता था? ये सोच सोच कर उसके दिमाग की नसें फटी जा रही थीं। वो हाथों को आपस में रगड़ कर अपने गुस्से को कम करने की सही कर रहा था, जबकि अम्मा दोबारा से अल्लाह की तरफ रुजू कर गई थीं। वो बोझल कदम उठाती घर का मरकजी दरवाज़ा अबूर करके अंदर आई थी। जुल्करनैन साहब सीधा अपने कमरे में चल दिए थे, जबकि हामिद बाहर से खाना लेने चला गया था। इस हड़बड़ी में कोई खाना ना बना सका था, ना खा सका था। सामने लाउंज में समैया ताई जुनाश के कंधे से सर टिकाए मुसलसल आंसू बहाती जा रही थीं और जुनाश इनकी पीठ को सहलाकर उन्हें दिलासा दे रही थीं। इन्हें इस हालत में देख जरताशा का दिल भर आया था। उसका दिल चाहा था कि वो फूट फूट कर रो दे, लेकिन फिलहाल वो ऐसा ना कर सकती थी। उसे तो ताई जी को संभालना था और अम्मा को भी। उसे अपने कंधे इस वक्त बहुत भारी महसूस हो रहे थे। वो संभल कर चलती उन तक पहुंची थी और ताई जी के साथ बैठ गई थी। ताई जी ने खाना खाया क्या? जरताशा ने जुनाश से पूछा था। नहीं, जुनाश ने तासुब से नफी में सर हिलाया था। जरताशा ने एक सर्द आह भरी थी और ताई जी का हाथ अपने हाथ में लिया था। ताई जी, आपने खाना क्यों नहीं खाया? आप इतनी गैर जिम्मेदार कब से हो गईं? वो मसनूई खफगी से उन्हें कह रही थी, जबकि ताई जी ने तो कोई तासुर दिया ही नहीं था, गोया उन्होंने कुछ सुना ही नहीं था। उन्हें यूं देख जरताशा ने बहुत मुश्किल से खुद को कंपोज किया था। मैं इनके लिए खाने को कुछ लाती हूँ। जरताशा जुनाश को कहती वहां से उठकर किचन की तरफ बढ़ गई थी। किचन में पहुंचकर उसने फ्रिज में से कुछ फ्रूट्स निकाले थे और उन्हें धोकर एक डिश में काट कर वो वापस लाउंज में आई थी। ताई जी, ये खा लें। उसने उनके मुंह के आगे आड़ू की एक काश बढ़ाई थी, लेकिन वो तो जूं की तूं बैठी सामने दीवार को तक रही थी। एक मिनट भाभी, मुझे दिखाएं, मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ। आप खुद भी कुछ खा लें, अपनी कुछ केयर करें। जुनाश उसके हाथ से वो डिश लेकर फिक्रमंद सी बोली थी। जुनाश, मेरी जान, मैं कैसे कर सकती हूँ अपनी, जब मेरी बहन आईसीयू में हो, मेरा भाइयों से बढ़कर कज़न
گھر چھوڑ کر چلا گیا ہو اور میری تائی کی یہ حالت ہو گئی ہو۔ وہ افسردگی سے تائی جی کو دیکھتی بولی تھی، کم سے کم کچھ دیر ریسٹ ہی کر لیں۔ زناش نے التجائیہ انداز میں کہا تھا، اوکے میں کچھ دیر لیٹ جاتی ہوں، تم انہیں یہ فروٹس کھلا دو۔ وہ ہار مان چکی تھی کیونکہ ڈلیوری قریب ہونے کے باوجود اس نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چل دی تھی اور زناش سمیہ تائی کو فروٹس کھلانے لگی تھی، لیکن وہ بے دھیانی میں ہی ایک آدھ کاش ہی کھا پائی تھی۔ نرسز کے جاتے ہی ڈاکٹر نے اپنے چہرے پر سے ماسک اتار کر میز پر رکھ دیا تھا۔ ماسک کے پیچھے چھپا ہوا نورانی چہرہ اب عیاں ہو چکا تھا۔ گہری بھوری آنکھوں پر گھنی پلکوں کا جھالر اٹھائے وہ مرہا کو تک رہی تھی۔ حجاب کے حصار میں اس کا دودیا رنگت کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی مرہا کے بیڈ کے پاس آئی تھیں اور پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گئی تھیں۔ وہ مرہا کے اکھڑتے سانس کے پیش نظر بھی بہت پرسکون نظر آ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر قطرہ برابر بھی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ یا اللہ، اپنے بابرکت نام الرحیم کے وسیلے سے اس لڑکی پر رحم فرما اور اپنے نام شافی کے وسیلے سے اس کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ وہ اپنی مدھم مگر دل کو بھا جانے والی آواز میں آسمان کو دیکھے کہہ رہی تھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بڑی اچھی طرز سے بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں مونڈ گئی تھیں اور آنکھیں مونڈے مونڈے سورہ یاسین کی تلاوت کر چکی تھیں۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ وہ پڑھتی چلتی جا رہی تھیں، مرہا سے بالکل بے نیاز، گویا وہ بالکل کسی اور دنیا میں کھو گئی ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ اپنی ہی دھن میں پڑھتی جا رہی تھیں، لیکن مرہا ابھی بھی اسی طرح پڑی ہوئی تھی۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا كَسَبَتْ أَيْدِينَا وَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ۔ وہ ابھی بھی اپنی دھن میں ہی پڑھتی چلی جا رہی تھیں اور مرہا بھی اب تھوڑی سنبھل چکی تھی۔ شاید کلام الہی کی تاثیر تھی۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ڈاکٹر حنفیٰ نے بڑے ہی دلکش انداز میں تلاوت کا اختتام کیا تھا اور آنکھیں کھول دی تھیں۔ سامنے پڑے وجود کا سانس بحال ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں مونڈ کر مسکرا دی تھیں۔ ان کی امید آج پھر رنگ لے آئی تھی۔ اللہ کے کلام سے آج ان کا ایک اور ناقابل حل کیس سنبھل چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھیں اور انہوں نے مرہا کا بازو پکڑ کر پلز ریٹنگ چیک کی تھیں، جو کہ نارمل تھیں اور سانس بھی بالکل ٹھیک تھا۔ وہ پرمسرت انداز میں میز تک آئی تھیں اور اپنا ماسک پہن کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ وہ منہ کو ماسک سے ڈھانپے وارڈ کا دروازہ کھول کر ان کے سامنے آ پہنچی تھیں۔ سجاول دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامے مضطرب سا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی فرش کو گھورتی نظریں دروازہ کھلنے کی آواز سے اوپر کو اٹھی تھیں۔ ڈاکٹر، وہ بے اختیار کھڑا ہوا تھا اور اماں بھی اس کے پیچھے ہی کھڑی ہوئی تھیں۔ Now she is well. She will have to take some rest, maybe for 3 days, then we will discharge her. وہ اپنے مخصوص پروفیشنل انداز میں کہہ رہی تھیں۔ اس کی بات سن کر سجاول کی جان میں جان آ گئی تھی۔ اوکے تھینکس ڈاکٹر، وہ پرمسرت انداز میں کہہ کر اماں کے گلے لگ گیا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ اماں اس کی اس ناگہانی حرکت پر بوکھلائی تھیں۔ اماں جی، آپ کی بچی اب خطرے سے باہر ہے، بس اسے آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر حنفیٰ مسکراتی ہوئی کہہ کر واپس وارڈ میں چلی گئی تھیں۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میری بچی بچ گئی۔ وہ فوراً بینچ پر بیٹھ کر شکر ادا کرنے لگ گئی تھیں۔ بیٹا تم گھر میں سب کو بتا دو میں ذرا شکرانے کے 2 نفل ادا کر آؤں۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے کہہ کر کسی نرس سے پوچھ کر پرے روم کی طرف چل دی تھیں۔ سجاول زخمی سا مسکرا کر بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکال کر کانٹیکٹ لسٹ میں کوئی نمبر تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ زیڈ کی سیریز میں پہنچ کر اسے مطلوبہ نمبر مل گیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے کال ملا دی تھی اور فون کان سے لگا لیا تھا۔ ایک آس تھی اس کے دل میں، لیکن اگلے ہی پل ساری خوشی زائل ہو گئی تھی۔ زیغم کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ محض افسوس کر کے رہ گیا تھا، لیکن ابھی بھی امید باقی تھی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا زیغم کو تلاش کرنے کا۔ اس نے فوراً ایک اور نمبر ڈائل کیا تھا اور چھوٹتے ہی بول پڑا تھا، ہیلو، مجھے فوراً کسی کا پتہ لگوانا ہے، ڈیٹیلز اور پک میں ابھی سینڈ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا تھا اور زیغم کی ڈیٹیلز بما تصویر کسی کو سینڈ کر دی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ زیغم ابھی علاقے سے باہر نہیں گیا ہوگا۔ وہ اب سست روی سے اٹھ کر کوریڈور سے چلتا ہوا ونڈو سائڈ پر پہنچا تھا۔ باہر اب صبح کی روشنی بکھر چکی تھی
अब तक की सबसे अजियतनाक रात वो गुजार चुका था। पहली बार वो इतना बेबस और हारा हुआ था, लेकिन सुबह की रोशनी उसकी बहन की खैरियत की खबर अपने साथ लाई थी। पर जैकम को तो वो रोशनी लाना ही भूल गई थी। उसने अब जरताशा का नंबर डायल किया था। उसे मालूम था कि जरताशा घर में बैठी मिरहा के लिए परेशान है। अब्बा और हामिद काम के लिए अपने मामूल के मुताबिक ही निकल चुके थे। जरताशा अभी लॉन में बैठी फ़ोन को ही तके जा रही थी कि अचानक उसका फ़ोन बज उठा था। उसने स्क्रीन पर सजावल कॉलिंग देख सीरत से फ़ोन उठाया था। हेलो भाई, मिरहा कैसी है? वो मुस्तरब सी छूटते ही बोल पड़ी थी। वो ठीक है, अब तुम ताई जी का सुनाओ। वो अब ज़रा संभला हुआ लग रहा था। भाई, ताई जी तो बिल्कुल ही गुमसुम हो गई हैं। ना कुछ बोल रही हैं, मैं उन्हें ऐसे देख नहीं पा रही भाई। अम्मा के वापस आते ही सजावल उनको वहां छोड़कर घर वापस आने के लिए निकला था। निकलने से पहले उसने अम्मा को कैंटीन से चाय और सैंडविच ले दिया था। वो इस बात से वाकिफ था कि वो एक दिन से भूखी हैं। वो रश ड्राइविंग करता जल्द ही घर पहुंच गया था। पोर्च में गाड़ी पार्क करके वो बर्क रफ्तारी से अंदर दाखिल हुआ था। लाउंज में बिल्कुल सुनाटा छाया हुआ था। वो लंबे लंबे डग भरता किचन में आया था। वहां उसे जोनाश नजर आई थी, जो कि खिचड़ी बना रही थी। जोनास, जरताशा कहाँ है? और ताई जी? उसने पूछा था। भाभी समैया आंटी के कमरे में है, समैया आंटी की तबीयत नहीं ठीक। उसने अफसोस से सर झुकाकर जवाब दिया था। सजावल ने एक आह भरी थी और लाउंज से होता हुआ समैया ताई के कमरे तक पहुंचा था। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे सामने बेड पर बैठी समैया ताई नजर आई थीं, जो कि मुसलसल आंसू बहाती जा रही थीं। जरताशा उनके बाल बना रही थी। वो बोझल कदमों से अंदर आया था और ताई जी के पास बैठ गया था और उनका हाथ अपने हाथ में थाम कर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ था। लेकिन ताई जी ने उसकी तरफ ना देखा था, ना ही चेहरे पर कोई तासुर दिया था, सिर्फ उदासी थी। ताई जी मेरी तरफ देखें। उसने अपने आप को कंपोज करते हुए बड़े प्यार से उनका हाथ सहला कर कहा था। ताई जी ने सीरत से उसकी तरफ देखा था, लेकिन नजरें बिल्कुल खाली थीं। सुर्ख आंखें शिकवा तक न कर रही थीं। ताई जी, आपको पता है मिरहा अब ठीक है। वो उनको बातों में उलझाना चाह रहा था, लेकिन ताई जी नजरें मोड़कर फिर सामने देखने लगी थीं। उन्होंने बात का कोई असर नहीं लिया था। एक ही रात में वो काफी बीमार सी लगने लग गई थीं। हमेशा नरम मुस्कुराहट से अवेश चेहरा आज मुरझा कर जर्द पड़ चुका था। उसके दिल को ठेस पहुंची थी उन्हें यूं देखकर। बिलाशुबा वो सब समैया बेगम को अपनी सगी माँ से बढ़कर समझते थे। जैगम जल्द ही आपके पास होगा ताई जी, मैं आपसे वादा करता हूँ। आप फिक्र मत करें, अपना ख्याल रखें बस। वह ताई जी के हाथों पर बोसा देकर पुरअज़म सा उठ खड़ा हुआ था। सामने से जोनाश एक डिश में खिचड़ी डाले अंदर आई थी। जरताशा, ताई जी को भी खिला दो खाना और तुम भी खा लो। उसने जरताशा के शाने पर हाथ रखकर अपनायत से कहा था और बाहर जाने के लिए बढ़ गया था। एक मिनट, अब्बा किधर हैं? एकदम रुककर वो तने अबरू उचकाए जरताशा से मुखातिब हुआ था। वो तो काम पर चले गए थे मामूल के मुताबिक। जरताशा ने सरसरी सा जवाब दिया था और दोबारा समैया ताई को थोड़ा थोड़ा करके खिलाने लगी थी। जरताशा की बात सुनकर सजावल के असाब तने थे, लेकिन वो सिर्फ मुट्ठियां भींच कर रह गया था और लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया था। यहाँ इतना बखेरा पड़ा हुआ है और जुल्करनैन साहब को अपने काम की पड़ी हुई थी। यहाँ मिरहा को होश आ चुका था। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक शमशाद बेगम कैंटीन से जूस उसके पीने के लिए ले आई थी, लेकिन मिरहा पीने से इनकारी थी। वो बहुत चिड़ी हुई सी थी। चंदा, थोड़ा सा ही पी ले, देख कितनी कमजोर लग रही है। शमशाद बेगम ने उसे बहलाते हुए जूस पिलाना चाहा था। डॉक्टर हनफा एक तरफ पड़े सोफे पर बैठी इन दोनों माँ बेटी की तरफ ही मतवज्जा थीं। अम्मा, मुझे नहीं पीना, वह नकाहत भरे लहजे में कहकर मुंह फेर गई थी। कब से ऐसे ही चल रहा था। डॉक्टर हनफा अपनी निशिस्त से उठी थीं और आहिस्ता आहिस्ता से चलती हुई शमशाद बेगम के साथ आ खड़ी हुई थीं। लाएं, मुझे दे, मैं पिला दूंगी, आप फिलहाल यहाँ से चली जाएं, उन्हें आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर हनफा अपने मखसूस अंदाज में कहकर जूस का पैक लेने के लिए उनके सामने हाथ बढ़ाया था। शमशाद बेगम ने बगौर इश्क मास्क वाली डॉक्टर को देखा था और उसे जूस का पैक थमा देने के बाद बाहर चल दी थी। मिरहा अभी भी रुख फेरे नाराज सी लेटी हुई थी। पता है, ये जिस्म भी रोजे महशर इंसान की गवाही देगा, वो मिठास भरे लहजे में कहती मिरहा के बेड के पास पड़े स्टूल पर बैठ गई थी।
اس کی بات پر مرہا نے اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ سامنے حجاب کیے اور ماسک پہنے بیٹھی لڑکی اسے عجیب لگی تھی، پہلی نظر میں ہی۔ تم نے خودکشی کی کوشش کیوں کی یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ خودکشی حرام ہے اسلام میں؟ وہ جوس کا پیک ہاتھ میں پکڑے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ مرہا نے کوئی جواب نہ دیا تھا بلکہ آنکھیں مونڈ گئی تھی۔ اس کے اندر ایک سمندر جل تھل کر رہا تھا۔ اسے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دماغ تو ایک ہی جگہ اٹکا ہوا تھا، ایک ہی شخص پر۔ دیکھو اب تم اللہ کی امانت میں خیانت بھی کر رہی ہو، وہ افسوس سے نفی میں سر ہلا کر بولی تھیں۔ ان کی گہری بھوری آنکھوں میں بھی افسوس واضح تھا۔ مرہا نے آنکھیں کھول کر ایک جانچتی نظر سامنے بیٹھے وجود پر ڈالی تھی۔ کیسی خیانت؟ وہ تلخ لہجے میں بھویں سکیڑے گویا ہوئی تھی۔ یہ جسم اللہ کی ہی تو امانت ہے اور تم نہ کھا پی کر اس پر ظلم کر رہی ہو، یعنی امانت میں خیانت۔ وہ اسے سمجھانے کے سے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر بتا رہی تھی۔ آپ چلی جائیں یہاں سے، مجھے کچھ نہیں کھانا پینا، وہ تڑق کر چلائی تھی، لیکن اب کی بار اس کا سانس نہیں اکھڑا تھا۔ اس کے چلانے پر ڈاکٹر حنفا نے تعصب سے سر جھٹکا تھا اور جوس کا پیک سائڈ پر پڑے ٹیبل پر رکھ کر باہر چل دی تھی۔ نرس اب پیشنٹ پہلے سے بہتر ہے، لیکن ویکنس کافی ہے، سو آپ ڈرپ میں گلوکوز ملا دیں اور انہیں آئی سی یو سے کسی اور وارڈ میں شفٹ کر دیں۔ وہ ایک نرس کو تاکید کرتی باہر چل دی تھی۔ نرس نے مودبانہ لہجے میں سر کو خم دیا تھا اور اپنے کام پر لگ گئی تھی۔ 2 وارڈ بوائز کی مدد سے انہوں نے ایک روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ مرہا اب دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی، کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ ڈاکٹر جانتی تھی کہ وہ جتنا بولے گی یا سوچے گی اتنے ہی چانسز ہوں گے اس کے دوبارہ خطرے میں جانے کے۔ ایجنسی کے ایک کمرے میں ہلکی روشنی چمک رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک لمبا سا ٹیبل لگا ہوا تھا جس کے چاروں اطراف میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس وقت کمرے میں 2 نفوس موجود تھے جو کہ بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان صرف ٹیبل حائل تھا۔ ڈیٹیکٹیو ایجنسی کے یونیفارم میں ملبوس وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملائے پرسوچ انداز میں ٹیبل کو گھور رہا تھا۔ مسٹر زیغم، آپ کو ایک مشن پر جانا ہوگا۔ ایک کرپٹ گروہ کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے ہیں آپ کو۔ سامنے باروب بیٹھا شخص جو کہ سوٹ میں ملبوس تھا، سادہ ہیئر کٹ، آنکھوں پر فریم گلاسز لگائے، وہ بہت شاہانہ لگ رہا تھا۔ عمر تقریباً 35 کے لگ بھگ تھی۔ سامنے گمسم بیٹھا زیغم ان کی آواز پر ایک دم ایکٹیو ہوا تھا۔ اوکے سر، اس نے مودبانہ انداز میں کہا تھا، اس فائل میں ساری ڈیٹیلز ہیں اور اس مشن میں آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیکٹیو اور ہوگا۔ انہوں نے ایک فائل میز کے وسط میں رکھ کر اسے باقی کی صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ فائل اٹھا لی تھی اور اسے کھول کر اس کا ایک نظر میں معائنہ کیا تھا۔ اوکے منظم سر، لیکن وہ ڈیٹیکٹیو کہاں ہے جو میرے ساتھ جائے گا؟ اس نے فائل اپنے سامنے رکھ کر پوچھا تھا۔ میں آئی کم ان؟ تبھی دروازے کے پار سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تھی۔ یس مس توبہ، کم ان۔ منظم سر نے سر کو مسوات میں سر ہلا کر کہا تھا۔ تبھی ایک لڑکی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ عمر تقریباً 18-19 سال تھی۔ بیبی کٹ بال ماتھے پر گرائے، پیچھے پونی ٹیل کیے، ڈیٹیکٹیو سوٹ میں ملبوس وہ اندر داخل ہوئی تھی، سفید رنگت جو کہ ہلکی روشنی میں بھی بھلی لگ رہی تھی۔ زیغم ابرو اچکائے حیرت زدہ سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ آئیں مس توبہ، یہ ہیں مسٹر زیغم، اور مسٹر زیغم یہ ہیں مس توبہ۔ وہ مسکراتے ہوئے دونوں کا تعارف کروا رہے تھے۔ ہائے، توبہ نے سر کو خم دیا تھا۔ جواباً سنجیدگی سے زیغم نے بھی وہی رد عمل دیا تھا۔ بیٹھے مس توبہ، انہوں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ تھینکس، وہ مسکرا کر کہتی اپنی جگہ سنبھال گئی تھی۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں اس مشن پر؟ سر منظم نے ایک لمبا سانس لینے کے بعد دونوں کی طرف باری باری دیکھ کر تحکمانہ لہجے میں کہا تھا۔ توبہ اور زیغم نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا تھا، لیکن زیغم سر منظم کی طرف فوراً ہی متوجہ ہو کر توبہ کو نظر انداز کر گیا تھا۔ اوکے سر، زیغم نے مسکرا کر کہا تھا اور دوبارہ فائل کو پکڑ کر اس میں مگن ہو گیا تھا۔ مس توبہ، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ منظم سر نے ابرو اچکا کر پوچھا تھا۔ نو سر، وی ول گو، توبہ نے فرمانبرداری سے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آج رات آپ دونوں نکل جائیں ایبٹ آباد کے لیے۔ کسی کو شک نہ ہو اس لیے آپ دونوں اپنے حلیے تبدیل کریں گے اور ٹرین کے ذریعے وہاں جائیں گے۔ وہ حتمی لہجے میں کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی وہ دونوں بھی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔
बेस्ट ऑफ लक टू यू बोथ एंड आई होप दैट यू विल रिटर्न सक्सेसफुल इंशाल्लाह। वो मुस्कुराकर आगे बढ़कर दोनों से मुसाफिहा कर कर कमरे से बाहर चल दिए थे। अब सिर्फ वो दोनों ही बचे थे। हाय, तुबा ने अभी कुछ बोलना ही चाहा था कि जैगम नजरें झुकाए फाइल उठाकर तेजी से बाहर चल दिया था। इन्हें क्या हुआ? तुबा तो हैरानगी से उसे देखती ही रह गई थी। इसे जैगम अजीब, बल्कि बहुत अजीब लगा था। वो भी कंधे उचकाकर कमरे से बाहर निकल गई थी। सजावल हॉस्पिटल के रास्ते में एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक कर अंदर गया था। उसने मिरहा के लिए सूप और अम्मा के लिए हल्का फुल्का खाना पैक करवा लिया था। खुद तो घर के हालात के पेश नज़र उसकी भूख मर गई थी। घर में वह किसी को खाने का कहना ही भूल गया था। इतना सोगवार माहौल तो हुआ पड़ा था। वो खाना पैक करवा कर खाने का पैक फ्रंट सीट पर रख कर गाड़ी जन से हॉस्पिटल के रास्ते पर डाल चुका था। हॉस्पिटल पहुंचकर वो बर्क रफ्तारी से वार्ड तक पहुंचा था, लेकिन उसे वहां अम्मा नहीं मिली थी। वो खाना बेंच पर रख कर इधर उधर देख रहा था। तभी उसे सामने से फिरदौस आती हुई दिखाई दी। नर्स, यहाँ एक औरत थी, वो कहाँ गई? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा था। वो तो पेशेंट के रूम में होंगी, फिरदौस ने कंधे उचकाकर जवाब दिया था। मतलब अंदर हैं? उसने तस्दीक करनी चाहिए थी। नहीं नहीं, पेशेंट को किसी और कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है, वो वहाँ होंगी। उसने सर नफी में हिलाकर उसे बताया था। प्लीज़ क्या आप मुझे बता देंगी कि कहाँ शिफ्ट किया है मेरी बहन को? वो अल्तजाइया अंदाज में बोला था। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेरे पीछे आओ, फिरदौस ने अपनायत से कहा था और इसे साथ लिए मिरहा के रूम तक ले आई थी। वो भी खाने का पैक पकड़कर उनके पीछे हो लिया था। उसे बाहर ही अम्मा बैठी मिल गई थी। थैंक्स, उसने तशक्कुराना अंदाज में कहा था। फिरदौस भी मुस्कुराकर वहां से चल दी थी। अम्मा, मैं मिरहा के लिए सूप लेकर आया हूँ, इसे पिला दें, उसकी कमजोरी दूर होगी। वो उनके पास बैठकर तेजी से बोला था। लेकिन सजावल, वो तो कुछ खा ही नहीं रही। डॉक्टर ने अब उसे ग्लूकोज की ड्रिप लगाई है, वो अफसोस से कह रही थी। उन्हें मिरहा की ये हालत अंदर से जला रही थी। अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं इसे पिला दूंगा सूप। आप हौसला रखें। बल्कि ऐसा करें कि मैं हामिद को फ़ोन कर देता हूँ, वो आपको घर छोड़ आएगा। आप थोड़ा आराम भी कर लेना और ताई जी को भी देख लेना, उनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं। वह फ़ोन अपनी पॉकेट से निकाल कर उन्हें ताकीद कर रहा था। बेटा, मिरहा के पास कौन रहेगा फिर? वो फिक्रमंद हुई थी। अम्मा, मैं हूँ तो सही, और डॉक्टर भी तो कितनी अच्छी देखभाल कर रही हैं मिरहा की। आप अब पुरसकून होकर घर जाएं। वो उनके हाथ पर हाथ रखकर दिलासा देता हुआ बोला था, और फोन कान से लगाए वो उठकर कुछ दूर जाकर फोन पर बात करने में मगन हो गया था। कुछ देर बाद वो वापस आया था और सूप का पैक उठाए रूम के अंदर चल दिया था। मिरहा अब पहले से बेहतर नजर आ रही थी। वो बेड के साथ टेक लगाए बैठी हुई थी। डॉक्टर हनफा मिरहा को इंजेक्शन लगा रही थी। अपने मखसूस स्टाइल में हिजाब किए, मास्क पहने वो इंजेक्शन लगाकर सोफे पर जा बैठी थी। अब कैसी हो मिरहा? उसने उसके पास स्टूल पर बैठते ही मुस्कुराकर पूछा था। कैसी हो सकती हूँ भाई? वो जख्मी सा मुस्कुराकर जवाबन सवाल कर गई थी। मिरहा, मुझे सब पता चला, मुझे जैगम के लिए बहुत अफसोस है, लेकिन तुम्हें ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी। सजावल ने उसे हल्का सा डपटा था। डॉक्टर सोफे पर बैठी बड़ी दिलचस्पी से सब देख रही थी। भाई, आप नहीं समझ सकते मेरा दर्द। जख्म कोई मामूली नहीं थे मेरे लिए। वो कांपती आवाज में बोलती तकरीबन रो देने को थी। मिरहा, रो मत, मैं उसे वापस ले आऊंगा, वो पुरअज़म लहजे में कहकर उसे दिलासा दे रहा था। सच्ची? उसकी आंखों में एक चमक सी उभरी थी। हाँ मुच्ची, तुम अब सूप पी लो बस। वो सूप का चम्मच उसके मुंह की तरफ बढ़ाता हुआ बोला था। मिरहा ने फौरन सूप पी लिया था। गुड गर्ल, वो उसके सर पर हाथ रखकर पुरमसरत अंदाज में बोला था। कुछ दूर बैठे एक नफ्स के मास्क तले छुपे होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी थी, और फिर थोड़ा थोड़ा करके उसने मिरहा को सारा सूप पिला दिया था। सूप पीते ही वो दोबारा आंखें मूंद कर सो गई थी। सजावल भी उठकर रूम से बाहर आ गया था। बाहर अम्मा मुस्तरिब सी बैठी हुई थी। पी लिया उसने सूप? उन्होंने बेकरारी से पूछा था। पी लिया है अम्मा, हामिद बस पहुंचने ही वाला होगा, अब आप बेफिक्र होकर घर जाएं, उसने बेंच पर बैठकर कहा था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। उन्होंने सुख का सांस लिया था। कुछ ही देर बाद हामिद आ गया था। अम्मा उसके साथ घर चली गई थी। अब वह वहाँ अकेला बैठा किसी सोच में गलता था। हाँ भाई जुल्करनैन साहब, क्या आप मेरी पेशकश सुनना पसंद करेंगे?
चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट सजाए अकमल साहब ने पूछा था। मुझे तुम्हारी किसी पेशकश में कोई दिलचस्पी नहीं, जुल्करनैन साहब नखवत भरे लहजे में बोले थे। पेशकश सुनोगे तो यूं नहीं कहोगे। एक शादी के लायक लड़की के बाप को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसकी बेटी ने खुदकुशी की कोशिश की हो। अकमल साहब मकरू अंदाज में कहते जुल्करनैन की दुखती नब्ज को दबा गए थे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो धीमी आवाज में गुर्राए थे क्योंकि वो वर्कर्स को अपनी तरफ मतवज्जा नहीं करना चाहते थे। अपने गुस्से को काबू में रखो चौधरी जुल्करनैन, वरना मैं ऐसा बहुत कुछ जानता हूँ जो तुम्हारी साख को मिनटों में बर्बाद कर सकता है। वो भी उन्हीं के अंदाज में बोला था। मैं तुम्हें जुल्करनैन साहब महज दांत पीस कर रह गए थे। चलो अब मेरी पेशकश सुनो। तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो। वो बिला तमहीद धीमी आवाज में अपनी बात बड़े इत्मीनान से कह गया था। अपनी जुबान संभालो, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। वो गुस्से से बुलंदियों को छूते हुए बुलंद आवाज में धाड़े थे और उन्होंने अकमल का गिरेबान अपने हाथों में जकड़ लिया था। अगर तुम बदनामी चाहते हो तो शौक से मुझे मार पीट लो और मेरी पेशकश मुस्तरद कर दो। वो उनका हाथ एक तरफ झटक कर एक एक लफ्ज चबा कर बोला था। उसके लहजे में धमकी वाज़ेह थी। मुझे तुम्हारी कोई पेशकश मंजूर नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। वो चीखे थे। मैं तो आज जा रहा हूँ चौधरी जुल्करनैन, लेकिन तुम्हारे पास मेरी पेशकश को मानने के लिए सिर्फ 3 दिन हैं। रद्द करोगे तो बदनामी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। वह अपना कॉलर ठीक करता उंगली दिखाकर वॉर्न करता वहां से चल दिया था। जुल्करनैन साहब मुश्किल खुद को गलत करने से रोकने में कामयाब हुए थे और जब्त करके रह गए थे। शाम का वक्त था। रेलवे स्टेशन पर हर जगह चहल पहल थी। कुल्ली इधर से उधर सामान उठाए भाग रहे थे। वो दोनों भी अपने सामान के साथ जरा फासले पर चलते हुए स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आए थे। उनमें से एक ने सूट पहन रखा था, हल्की बड़ी शेव, आंखों पर फ्रेमलेस ग्लासेस लगाए, बालों को जेल से सेट किए। वो अपनी तमाम तर वजाहत लिए ट्रेन के पहुंचने का इंतजार कर रहा था, जबकि अबाया पहने हिजाब का हसार चेहरे के गिर्द डाले वो उससे कुछ कदम की दूरी पर चल रही थी। वो दोनों सामान लेकर एक बेंच पर जा बैठे थे। अभी गाड़ी के पहुंचने में 15 मिनट बाकी थे। वो दोनों कब से बैठे इंतजार कर रहे थे। मिस्टर जैगम, ये गाड़ी कब आएगी? वो कब से इंतजार करके उकता गई थी। 5 मिनट रह गए हैं। बाय द वे, आप मुझे मेरे फर्जी नाम शर्जील से ही पुकारें मिस। वो बिना इसकी तरफ देखे कह गया था। ओके। वो इसके सख्त रवैये के पेश नज़र मजीद कुछ ना बोली थी और प्लेटफॉर्म पर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी थी। ओके। वो उसके सख्त रवैये के पेश नज़र मजीद कुछ ना बोली थी और प्लेटफॉर्म पर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी थी। अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि गाड़ी प्लेट पर पहुंच गई थी। चलें शर्जील, गाड़ी पहुंच चुकी है, तोबा ने बज़ाहिर मुद्दबाना अंदाज में कहा था, लेकिन अगले ही पल अपना बैग उठाकर आगे बढ़ गई थी। जैगम भी बेदिली उठा था और अपना बैग उठाकर उसके पीछे चल दिया था। वह फर्स्ट क्लास ब्लॉक में सफ़र तय करने वाले थे। अपनी टिकट्स हाथ में लिए वो अपनी सीट पर जा बैठे थे और अपना सामान अपने पास ही रख लिया था। जैगम और तूबा के दरमियान जैगम का बैग हाइल था। तभी एक औरत आके उनके सामने आ बैठ गई थी। उसने काफ़ी नफीस लिबास पहन रखा था। वो अच्छे भले ख़ानदान से लग रही थी। शर्जील, अपना मोबाइल दिखाइए ज़रा, तूबा ने बड़े प्यार से कहते हुए हाथ जैगम की तरफ बढ़ाया था। जैगम, जो कि मोबाइल में ही मसरूफ था, उसकी बात पर चौंक कर उसकी तरफ ना समझी से देखने लगा था। दिखाइए भी शर्जील, तूबा ने मज़े से कहकर उसके हाथ से मोबाइल झपट लिया था, जिस पर जैगम की आंखें उसकी नागहानी हरकत पर फैल गई थीं। अगले ही पल उसकी रगें तूबा की इस हरकत पर तन चुकी थीं। वो शैलाबाज आंखों से उसे घूर रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। शर्जील, हमने जो पिक्स इकट्ठे ली थी वो खुद को व्हाट्सएप कर रही हूँ ताकि अम्मा को सेंड कर सकूं। वो मोबाइल के डायलर में कोई नंबर डायल कर रही थी, जो कि जैगम वाज़िया तौर पर देख सकता था, लेकिन सामने बैठी औरत ये देखने से कासिर थी। फिर भी वो इन दोनों की तरफ ही मतवज्जा थी। नंबर डायल करने के बाद उसने उस पर कॉल मिलाई। तभी उसका खुद का हाथ में पकड़ा फ़ोन भी बज उठा था, जिसको देख वो मुस्कुरा दी थी और जैगम को इसका मोबाइल वापस थमा दिया था। वह अभी भी ना समझी से उसको देख रहा था, जो कि बहुत मुतमईन थी, और अब वो मोबाइल में कुछ टाइप कर रही थी। जैगम के हाथ में पकड़ा फ़ोन इस दम रिंग हुआ था। उसने सीरत से देखा तो किसी अनजान नंबर से कोई मैसेज आया था। उसने तजस्सुस भरे अंदाज में फ़ौरन मैसेज ओपन किया था
और मैसेज पढ़ने लगा था। मिस्टर जैगम, ये सामने बैठी लेडी ही हमारा टारगेट है। यही है सनाउल्लाह बरकत, ड्रग स्मगलर की बीवी, फ्रॉम तूबा। मैसेज पढ़ते ही उसने चौंक कर सामने बैठी औरत को देखा था, जो कि अपने पर्स में कुछ तलाश कर रही थी। उसने फौरन रिप्लाई टाइप किया था, ओके मिस तूबा, आप इससे बातचीत शुरू कर दें और पुरतकल्लुफ़ी पैदा करें, और सेंड का बटन क्लिक कर दिया था। तूबा मोबाइल को ही देखती मैसेज के रिप्लाई का इंतज़ार कर रही थी कि उसे रिप्लाई मौसूल हुआ। रिप्लाई पढ़कर उसने हवा में एक लंबा सांस खारिज किया था और जैगम की तरफ एक नज़र देखा था, जो अब सीट के साथ टेक लगाए आंखें मूंद गया था। गाड़ी अब मंजिल की जानिब रवा दवा थी। मिरहा को जब होश आई थी, इस वक्त वो सर में काफ़ी दर्द महसूस कर रही थी। उसका सर चकरा भी रहा था। उसने उठना चाहा था, लेकिन उससे उठा ही नहीं जा रहा था। वो दोबारा बेड पर ढह गई थी। मारे तकलीफ के उसने अपनी आंखें जोर से मींच ली थीं और उसके मुंह से एक सिसकी निकली थी। सोफे पर बैठी डॉक्टर हनफा उसे देख फौरन उसकी तरफ लपकी थी। मिरहा, अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम अभी काफ़ी वीक हो, खुद उठने की कोशिश मत करो। वो नरम लहजे में कहती उसको सहारा देकर बेड के साथ टेक लगाकर बैठने में मदद करने लगी थी। वह बड़ी हैरानगी से इस मास्क पहनी डॉक्टर को घूर रही थी, जो कि उसके साथ काफ़ी नरमी बरत रही थी। उसके गलत रवैये के बावजूद डॉक्टर हनफा अब के हाथ से ड्रिप की सिरिंज उतारने लगी थी। आप मेरी इतनी केयर क्यों कर रही हैं? जो सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहा था, वह उसकी जुबान पर भी आ गया था। उसके सवाल पर डॉक्टर ने उसे नज़र उठाकर देखा था। ये मेरी ड्यूटी है मिर्हा, जवाब शाइस्तगी से आया था। मैंने कभी किसी दूसरे डॉक्टर को ऐसे नहीं देखा, वो एहतजाज करती बोली थी। मिर्हा, वो डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी ठीक नहीं निभाते तो फिर भी उन्हें उनकी सैलरी मिल जाती है। सैलरी तो मुझे भी वैसे ही मिल जाएगी, लेकिन मैं बरोज़े क़यामत अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी जब मुझे अपने फ़राइज़ पूरे ना करने पर तलब किया जाएगा। वह बड़े इत्मीनान से कहती अब दूसरी ड्रिप में कोई इंजेक्शन ऐड कर रही थीं। उनके इतने कमाल जवाब पर मिर्हा ने उन्हें बेयकीनी से देखा था। आप इतनी ईमानदार हैं? वो चौंक कर पूछ रही थी। इतनी ज़्यादा भी नहीं हूँ, लेकिन ईमानदार रहने की पूरी कोशिश करती हूँ, वो मुस्कुराती हुई कह रही थी। उनकी आंखों से ये वाज़िया हो गया था। मिर्हा भी बगौर उन्हें ही देख रही थी। और ये मास्क क्यों नहीं उतारती आप? मिर्हा ने मास्क को बगौर देखते हुए पूछा था। वो सवाल पर सवाल करती जा रही थी, या शायद डॉक्टर हनफा के जवाब ही ऐसे थे कि वो मज़ीद पूछने पर आमादा हो गई थी। मास्क ना उतारने की दो वजूहात हैं मेरे नज़दीक, उन्होंने मिर्हा के पास स्टूल पर बैठकर कहा था। कौन कौन सी वजूहात? वो मुतजस्सिस हुई थी। पहली तो ये कि मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी स्किन बहुत नाजुक है, और दूसरी वजह यह कि हमें पर्दा करने का हुक्म है, जो कि तुम भी जानती होगी। वो मिर्हा को काफ़ी नरम गुफ्तार लगी थी। वो यकटुक सी उन्हें देख रही थी। लेकिन डॉक्टर, आजकल तो कोई पर्दा नहीं करता, उसने अफसोस से सर झटक कर कहा था। डॉक्टर हनफा उसे बहुत गौर से सुन रही थी। तुम पर्दा करती हो क्या? उन्होंने उसे बगौर देखते हुए पूछा था, जिस पर मिर्हा ने अपनी आंखें दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दी थीं। नकाब तो नहीं करती, लेकिन पूरे कपड़े पहनकर हिजाब लेकर निकलती हूँ घर से। वो हिचकिचाते हुए बोली थी। ये भी तो पर्दा ही है। वो इसी से उसको थोड़ी धारस देती बोली थी। मिर्हा ने उन्हें मुस्कुरा कर देखा था। इस सब में वो पहली बार मुस्कुराई थी। अब तुम आराम करो, मैं कुछ देर तक आती हूँ वापिस। नर्स, फिर दोस्त को मैं तुम्हारे पास भेज देती हूँ। वो प्यार से कहती उठकर बाहर चल दी थी। मिर्हा अब बेड के साथ सर टिका गई थी। डॉक्टर से बात करके वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। वो जाहिर तो नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर की बातें उसे बहुत पसंद आई थीं। वह मज़ीद उन्हें सुनना चाहती थी। शायद ये डॉक्टर के शीरी लहजे का भी कुछ असर था कि वो बातें उसके दिल पर लगी थीं। इन सब सोचों में गलता वो पहली बार जैगम के ख्याल को फरामोश कर गई थी। रात की तारीकी हर सू छा चुकी थी। आसमान बिल्कुल साफ था, चांद के करीब सितारे चमक रहे थे। वो उदास सा कॉरिडोर की खिड़की से बाहर झांक रहा था। तभी जैगम का ख्याल आने पर उसने मोबाइल अपनी पॉकेट से निकाल कर किसी को कॉल मिलाई थी। हेलो यार, कुछ पता चला जैगम का? वह हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा फ़ोन पर किसी से मुखातिब था। नहीं, लेकिन हम जल्द ही पता लगा लेंगे। दूसरी तरफ से जवाब मिला था। मुझे जितनी जल्दी हो सके उसका पता करके बताओ, ओके? वो सख्त लहजे में कहकर फ़ोन काट गया था। उसने अभी फ़ोन काटा ही था कि उसका फ़ोन बज उठा था। ज़रताशा कॉलिंग।
स्क्रीन पर जगमगाता देख उसने फौरन कॉल अटेंड की थी। हेलो जरताशा, उसने फ़ोन कान से लगाकर कहा था। सजावल, जरताशा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। लगता है डिलीवरी का वक्त करीब है। अम्मा की परेशानी भरी आवाज़ फ़ोन में से उभरी थी। अम्मा, उसे हॉस्पिटल ले आएं, फ़ौरन मैं हामिद को फ़ोन कर देता हूँ। वो फ़िक्रमंद हुआ था। इधर मिरहा थी और वहाँ ज़रताशा। ठीक है बेटा, इसे फ़ोन करके कहो कि जल्दी घर पहुँचे और तुम वहीं मिरहा के पास रुको। वो हड़बड़ाती हुई उसे ताकीद कर रही थी। ओके अम्मा, आप पुरसुकून रहें, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। उसने फ़ौरन कॉल काट कर हामिद को कॉल मिलाई थी। हामिद कॉल पिक नहीं कर रहा था। वो झिंझलाकर फ़ोन कान के साथ लगाए इधर-उधर टहलना शुरू हो गया था। मुअज़्ज़िज़ सारफ़ीन, आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। ये सुनने की देर थी कि उसने फ़ोन कान से हटा लिया। काफ़ी बार ट्राई करने के बाद भी हामिद ने कॉल नहीं उठाई थी। वो अब परेशानी और गुस्से के मिले-जुले तासुरात लिए फ़ोन को तक रहा था। फिर न चाहते हुए भी उसने एक नंबर डायल करके कॉल मिला दी थी। वो मुंह पर हाथ रखे खुद को कंपोज करने लगा था। तीसरी बेल पर कॉल अटेंड कर ली गई थी। हेलो, जुल्करनैन साहब की रोबदार आवाज़ फ़ोन में से उभरी थी। हेलो अब्बा, हामिद आपके साथ है क्या? वो बिला तमहीद असल बात पूछने लगा था। नहीं, वो किसी काम से गया है। क्यों, कोई काम था क्या? जुल्करनैन साहब ने पुरतजस्सुस अंदाज में पूछा था। अब्बा, जरताशा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। उसे हॉस्पिटल लेकर आना है। मैं हामिद को फ़ोन कर रहा था लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा और मैं यहाँ मिरहा को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो सारी बात तफसीलन बयान कर गया था। तुम ऐसा करो, डॉक्टर और नर्स को इसकी तीमारदारी की सख्त ताकीद करके जल्दी से घर पहुंचो और जरताशा को हॉस्पिटल ले जाओ। वो उसे ताकीद कर रहे थे। उनके लहजे में फ़िक्र तो थी लेकिन उनके अल्फाज उनकी फ़िक्र पर गालिब आ गए थे। वो उनकी बात पर सर झटक कर रह गया था। ठीक है अब्बा, उसने कहकर फ़ोन काट दिया था। वो बिजली की स्पीड से मिरहा के रूम तक पहुंचा था और झट से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। सामने एक नर्स मिरहा के पास बैठी हुई थी, जबकि मिरहा बेड पर सीधी लेटी छत को घूर रही थी। इसकी नागहानी आमद पर वो भी चौंकी थी। क्या हुआ सर? नर्स एकदम उठकर बोली थी। डॉक्टर कहाँ है? उसने नर्स के सवाल को फरामोश करके तेजी से पूछा था। डॉक्टर तो अपने कैबिन में होंगी, नर्स ने लापरवाही से जवाब दिया था। डॉक्टर का कैबिन किधर है? वो आईब्रो उचकाए पूछ रहा था और बार बार अपनी कलाई पर बंदी घड़ी को देख रहा था। बिलाशुबा उसे जल्दी घर पहुंचना था। इस रूम से बाहर निकलकर थोड़ा आगे जाकर दाईं तरफ है उनका कैबिन। नर्स इसने बेशुमार सवालात पर झिंझला कर बोली थी। क्या हुआ सजावल भाई? मिरहा ने साथ पड़े मेज का सहारा लेती उठकर बैठते हुए परेशानी से पूछा था। जरताशा की तबीयत खराब हो गई है, उसे हॉस्पिटल लाना है। सो मैं डॉक्टर को तुम्हारे पास छोड़कर उसे लेने जाऊंगा। जल्दी से कहकर सजावल कमरे से निकलकर मतलूबा जगह की जानिब बढ़ गया था। मिरहा उसके जाते ही दोबारा लेट गई थी। उसे अब जैगम के साथ साथ जरताशा की फिक्र भी सताने लगी थी। वो कैबिन के बाहर नीम प्लेट पर लिखे डॉक्टर हनफा का नाम पढ़कर अंदर दाखिल हुआ था। डॉक्टर हनफा सामने बैठी किसी फाइल का मुतालिया कर रही थी। डॉक्टर, सजावल ने हड़बड़ाकर कहा था, जिस पर डॉक्टर हनफा ने सर उठाकर उसे देखा था। जी बोलें। वो फाइल को बंद करके उसकी तरफ मतवज्जा हुई थीं। मुझे ज़रूरी काम से घर जाना है। आप प्लीज़ मिरहा का ख्याल अच्छे से रखिएगा, मैं कुछ देर तक वापस आ जाऊँगा। वो परेशान सा कह रहा था। ओके, आप फ़िक्र ना करें, मैं मिरहा का ख्याल रखूँगी। वो ये कहकर अपनी जगह से उठकर कैबिन से बाहर निकल गई थीं और मिरहा के कमरे की तरफ बढ़ गई थीं। वो भी तेज़ी से घर के लिए निकल गया था। वो रश ड्राइविंग करके घर पहुंचा था और जल्दी से जरताशा और अम्मा को साथ लिए हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। जुनाश को उन्होंने समैया ताई के पास छोड़ दिया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था, क्योंकि उसकी कंडीशन बेहतर न थी। अम्मा बाहर ही बैठकर दुआएं करने लग गई थीं और सजावल भी वहीं उनके पास बैठ गया था। काफी सफर तय हो चुका था, रात भी अपने अरूज पर थी। इन तीन नफूस में से एक दुनिया से बेखबर सोया हुआ था, जबकि दो नफूस आपस में बातों में मगन थे। अच्छा तो सुंबल, आप भी एबटाबाद जा रही हैं? उसने खुश होते हुए कहा था। तोबा अपनी बातों में उलझाने वाली क्वालिटी का इस्तेमाल करके उसके साथ अब काफ़ी बेतकल्लुफ़ी से बात कर रही थी। हाँ जी मिसिस सनाउल्लाह, मैं और मेरे मनकूस शर्जील अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने वहाँ जा रहे हैं। तोबा मुस्कुराकर जैकम की तरफ देखती हुई बोली थी।
जो कि सोने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन तौबा तो ये कब की भांप चुकी थी। अच्छा, तो किस एरिया में रहते हैं आपके रिश्तेदार? वो दिलचस्पी से पूछ रही थीं। हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। वह कंधे उचकाकर लाइल्मी का मुजाहिरा कर गई थी। तो फिर तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी वहाँ। ऐसा करें, आप मेरे घर चलिएगा और वहीं रखिएगा, जितने भी दिन आपने एबटाबाद में गुजारने होंगे। वो बहुत गर्मजोशी से उसे पेशकश कर रही थी। हम आप पर ऐसे कैसे बोझ बन सकते हैं? वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली थी। अरे ये क्या बात कर दी आपने? मेरे शोहर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमें भला क्या मुश्किल होगी आपके होने से? बल्कि मुझे तो खुशी होगी। वो बड़े फ़ख्रिया लहजे में बोली थी। ओके ठीक है, जैसी आपकी खुशी। वो कंधे उचका कर मुस्कुराती हुई बोली थी। साथ ही आंखें मूंदे सारी बातें सुनता जैगम उसकी ज़हानत और काबिलियत पर दिल ही दिल में हैरान हुआ था। ये लड़की कोई मामूली लड़की ना थी और ना ही बेहिम्मत। वो ये बात तो समझ ही चुका था। वो सब मुस्तरब से ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे ऑपरेशन खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नर्सेज बार बार अंदर बाहर हो रही थीं, लेकिन पूछने पर वेट और दुआ का कहकर अपने रास्ते चल देती थीं। सजावल इतनी देर हो गई, अभी तक जरताशा और बच्चे दोनों का कुछ नहीं पता। शमशाद बेगम का सांस सूखा पड़ा था, क्योंकि जरताशा की हालत बेहतर न थी। अम्मा आप हौसला रखें और दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। वो उन्हें तसल्ली देता सर झुका गया था। तभी डॉक्टर हनफा वहां पहुंची थीं। अपने मखसूस स्टाइल में वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर दाखिल हुई थीं। वो थोड़ी तेजी में थीं, शायद कुछ इमरजेंसी थी। डॉक्टर हनफा, इनकी कंडीशन बिल्कुल नहीं अच्छी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर गजाला परेशानी से हाँफती हुई बोली थी। आप मुझे देखने दें, अगर अल्लाह ने चाहा तो कोई मुश्किल ना होगी। पुरउम्मीद लहजे में कहकर वो अपना डॉक्टर कोट उतार कर ग्लव्स हाथों पर चढ़ाती हुई दर्द से कराहती हुई जरताशा की तरफ बढ़ी थी। डॉक्टर हनफा, मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह ये केस भी हैंडल कर लेंगी, इसीलिए आपको बुलाया है। डॉक्टर गजाला जरा पीछे हटकर उन्हें जगह देती जरा संभल कर बोली थी। अब डॉक्टर हनफा मुंह में कुछ पड़ती हुई बड़ी महारत से अपना काम शुरू कर चुकी थी। जरताशा अब चीख चीख कर थक कर लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। उसका पूरा बदन पसीने में शराबोर था। वो अब ढीली पड़ चुकी थी। डॉक्टर हनफा अब भी लगातार मास्क के तले कुछ पड़ती हुई अपने काम में जुटी हुई थीं। डॉक्टर गजाला समेत बाकी सब नर्सिस बड़े गौर से इनको देख रही थीं। एकदम कमरे में बच्चे की कलकारी गूंजी थी, जिस पर सब बड़ी बेयकीनी से डॉक्टर हनफा के हाथ में पकड़े खून आलूद बच्चे को देख रही थीं। जो काम वो पिछले 3 घंटे में ना कर पाई थीं, वो डॉक्टर हनफा ने 20 मिनट में कर दिखाया था। डॉक्टर हनफा ने उसे साफ करके कपड़े पहनाकर अच्छी तरह से ब्लैंकेट में कवर कर दिया था। सिस्टर मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है। डॉक्टर हनफा ने बच्चे को जरताशा के पास लटाते हुए मुस्कुरा कर कहा था। जरताशा ने बोझल हाथों से अपने बच्चे को छुआ था और बेइख्तियार रो दी थी। मेरा बच्चा, मेरा जैगम, वो भीगी आवाज में कहती अपने बच्चे की पेशानी सहला रही थी। थैंक्स डॉक्टर, वो ममनून नजरों से डॉक्टर हनफा को देखती कह रही थी। इट्स माई ड्यूटी, नाउ यू हैव टू टेक सम रेस्ट। वो बड़े शीरी लहजे में कहती बच्चे को उठाए बाहर की जानिब चल दी थी। डॉक्टर गजाला, आप पेशेंट की ज़रा केयर करें, मैं इनकी फैमिली को बेबी दिखा आती हूँ। वो ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे में खड़ी ताकीद करती बाहर निकल आई थी। उन्हें बाहर निकलते देख वो दोनों बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़े थे। मुबारक हो, ये बेटा है। वो बच्चे को शमशाद बेगम की तरफ बढ़ाती बड़े प्यार से मुस्कुरा कर बोली थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये दिन दिखाया। वो बच्चे को अपनी बाहों में लेकर नम लहजे में बोली थी। खुशी की इंतहा को पहुंच गई थी वो। माशाल्लाह, ये तो काफ़ी सेहतमंद है। सजावल ने उसे प्यार किया था। इसकी माँ ने इसका नाम जैगम पुकारा था। डॉक्टर हनफा ने उन्हें आगाह किया था, जिस पर उन दोनों ने हैरत से डॉक्टर हनफा की तरफ देखा था, जिस पर डॉक्टर हनफा थोड़ा घबरा गई थीं। क्या पुकारा था? सजावल ने बेयकीनी से पूछा था। उसे अपनी समात पर शुबा हुआ था। जैगम, उन्होंने बड़े धीमे लहजे में नाम दोहराया था। मेरा छोटा जैगम। शमशाद बेगम ने बेइख्तियार बच्चे को खुद में भींच लिया था। ओके ठीक है, मुझे अब मिर्हा के पास जाना है, उसको इंजेक्शन देने का टाइम हो गया है। वो ये कहती वहां से चल दी थी। अम्मा, एक जैगम हमसे दूर हो गया तो अल्लाह ने हमें दूसरे से नवाज दिया। सजावल जैगम के सर पर हाथ फेरता हुआ बोला था। हाँ बेटा, चल हम इसे मिर्हा के पास ले चलते हैं।
वो अपने खुशी भरे आंसू साफ करती मुस्कुरा कर बोली थी और सजावल के साथ कमरे के तरफ बढ़ गई थी। मिरहा, तुम्हारी बहन का बेटा हुआ है, मुबारक हो। डॉक्टर हनफा ने रूम में एंटर होकर पुरतपाक लहजे में कहा था। मिरहा, जो कि गहरी सोच में गलता बेड पर लेटी छत को घूर रही थी, उसकी बात पर एकदम उठकर बैठ गई थी। अब उसे कोई मसला ना हुआ था उठने में, या शायद खबर ऐसी थी कि वो दर्द या तकलीफ महसूस ना कर पाई थी। उसके गालों पर आंसुओं के निशान मौजूद थे। यकीनन वो लेटी रो रही थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, मिरहा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली थी। तुम्हारी बहन ने इसका नाम भी रख लिया है। वैसे नाम बहुत प्यारा है। डॉक्टर इंजेक्शन फुल करती उसे बता रही थी। क्या नाम रखा है? मिरहा ने पूछा था। इसी असना में दरवाज़ा खुला था और शमशाद बेगम एक बच्चा लिए अंदर दाखिल हुई थीं। सजावल भी उनके पीछे ही था। वह बच्चे को उठाए चलती हुई उसके करीब पहुंची थी। अम्मा, ये मेरा भांजा है। मिरहा ने बच्चे को देख पुरमसरत अंदाज में पूछा था। हाँ, ये तेरा भांजा जैगम है, अम्मा ने मुस्कुरा कर सर इस बात में हिलाते हुए कहा था। मिरहा का दिमाग लफ्ज जैगम पर ही रुक गया था। वो बेयकीनी से बच्चे को घूर रही थी, जो कि अपनी नन्ही नन्ही आंखें खोले उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों से दोबारा आंसुओं का रेवड़ आजाद होकर गालों पर बिखर गया था। वह मुजस्मा बनी बेहरकत बच्चे को ही देखती जा रही थी। कुछ दिन पहले का मंजर फिर से उसकी आंखों के पर्दे पर चल पड़ा था। शमशाद बेगम का दिल उसको यूं देख कट कर रह गया था। उनकी हंसती खेलती बच्ची का क्या हाल बन गया था। डॉक्टर हनफा ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा था, जिससे उस पर सत्ते का चढ़ा खोल उतर गया था। उसने आगे बढ़कर बच्चे को अपनी बाहों में लिया था और उसे बेइख्तियार चूमने लगी थी। अम्मा, इस जैगम को देख, मुझे अपने जैगम का अक्स इसमें नजर आता है, वो कांपती आवाज में बोली थी। मेरी बच्ची, संभाल अपने आप को। शमशाद बेगम ने उसके सर पर शफकत भरा हाथ फेर कर कहा था। अब तुम आराम करो, हम जरताशा को देखने जा रहे हैं। इस सब में उसे देखा ही नहीं। सजावल ने मुदाखलत की थी। मिरा ने बच्चा शमशाद बेगम को लुटाया था और बेड के साथ टेक लगाए बेआवाज रोने लगी थी। उसकी तकलीफ तो वही जानती थी ना। कहने वालों के लिए तो बहुत आसान था ये कहना कि अपने आप को संभालो। उसे लगा था कि वो इस तकलीफ से मर जाएगी। उसका दिल मजीद ये दर्द सहने से इनकारी था। शमशाद बेगम उसकी पिशानी पर बोसा देकर कमरे से निकल गई थीं। मिरहा, ये जूस पी लो। कुछ देर बाद डॉक्टर हनफा की मीठी आवाज उसकी समात से टकराई थी। उसने अपनी सुर्ख होती आंखें खोलकर सामने खड़े नफ्स को देखा था। इस नफ्स को देख वो नरम पड़ी थी। डॉक्टर, आप तो इतनी अच्छी हैं, आप दुआ करें ना कि जैगम मेरे पास वापस आ जाए। मिरहा कपकपाती आवाज में गोया हुई थी। लहजा बेबस था। डॉक्टर हनफा उसके पास स्टूल पर बैठ गई थीं। पहले ये बताओ कि ये जैगम कौन है? डॉक्टर हनफा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा था। जैगम मेरा सब कुछ थे, वो मुझे छोड़ गए। मिरहा ये कहकर बिलक कर रो दी थी। डॉक्टर एकदम परेशान हो गई थी। उन्होंने आगे बढ़कर मिरहा को गले लगा लिया था और उसकी पीठ सहलाने लगी थीं। मिरहा, चुप हो जाओ, वो बच्चों की तरह उसे चुप करवा रही थीं। वो कुछ देर बाद थोड़ा संभली तो डॉक्टर ने उसे खुद से अलग किया था। मिरहा, जो अपने होते हैं वो कभी छोड़कर नहीं जाते, अगर जाएं भी तो लौट कर जरूर आते हैं। वो उसकी आंखों में देखती उसे समझा रही थी। लेकिन डॉक्टर, मैं उनके बगैर उनके इंतजार में कब तक घुट घुट कर जीऊंगी? क्या पता वो कभी ना आए, वो दिल शिकस्ता लहजे में कहती जा रही थी। मिरहा, अगर तुम यूं मायूस रहोगी तो वो कैसे वापिस आएगा? और तुम इस तरह अल्लाह को भी नाराज करोगी। मायूसी तो कुफर है। डॉक्टर ने उसे समझाना चाहा था। फिर मुझे क्या करना चाहिए? वो डॉक्टर को बगौर देखती पूछ रही थी। तुम अल्लाह से दुआ मांगो कि वो वापिस आ जाए। जवाब मुतमईन लहजे में आया था। अल्लाह जैगम को मेरे लिए वापिस भेज देगा क्या? वो परेशान सी थी। अगर दिल से मांगोगी तो सब कुछ मिलेगा। बस दिल साफ रखना और उम्मीद का दामन मत छोड़ना। वो उसका हाथ सहलाते हुए कह रही थीं और वो उन्हें यकटुक सी देखे जा रही थी। सामने बैठा नफ्स किस कदर साफ दिल था। ओके, अब तुम आराम करो, मैं कुछ देर तक आती हूँ। डॉक्टर ये कहकर अपनी जगह से उठी थीं। कहाँ जा रही हैं आप? उसने बेइख्तियार पूछा था। वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर उसके पास से जाएं। नमाज पढ़ने, वो मुख्तसिर कहकर बाहर चल दी थीं और मिरहा सोचों में उलझ कर रह गई थी। वो काफ़ी दिनों से मायूसी का शिकार थी। कितना गलत कर रही थी। उसने अल्लाह से एक बार भी जैगम की वापसी की दुआ नहीं की थी। कितनी कम अक्ल थी वो सोच कर रह गई थी।
वो तीनों नफ्स इकट्ठे चलते हुए स्टेशन से बाहर निकले थे। सामने एक ब्लैक मर्सिडीज खड़ी चमक रही थी। उसके पास एक शख्स ड्राइवर के लिबास में मलबूस खड़ा इंतजार कर रहा था। शफकत खान। जैगम उसको देख हल्का सा मुस्कुरा कर जेरे लब बड़बड़ाया था। उसकी बड़बड़ाहट को साथ चलती तूबा ने वाज़ेह सुन लिया था। सनाउल्लाह की बीवी इशरत इन दोनों से आगे चलती हुई गाड़ी तक पहुंची थी। वो भी उसके अकब में चलते हुए गाड़ी तक आए थे। उनको देख शफकत की पेशानी पर शिकनें उभरी थीं। वो उन्हें जांचती नजरों से बगौर देख रहा था। बेगम साहिबा, ये कौन है? उसने इशरत से पुरतजस्सुस होकर पूछा था। ये हमारे मेहमान हैं कुछ दिन तक। इशरत ने उन दोनों की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए जवाब दिया था। अच्छा। उसने अल्फाज को पुरसोच अंदाज में तोल दिया था और आगे बढ़कर इशरत के लिए बैक सीट का दरवाज़ा खोला था। आओ सुंबल, बैठो। इशरत ने कार में बैठकर उसको नज़रों से इशारा किया था। वो बड़े इन्हमाक से अंदर इशरत के साथ बैठ गई थी और अपना बैग अपनी गोद में ही रख लिया था। जैगम खामोशी से अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया था। शफकत ने जन से गाड़ी बड़े रोड पर डाल दी थी। तूबा और जैगम दोनों बड़ी दिलचस्पी से बाहर का नज़ारा कर रहे थे और अपने जहन में रास्ते को ही महफूज करने लगे थे। 10 मिनट के सफ़र के बाद वो एक कॉलोनी में एंटर हुए थे। दाएं बाएं बड़ी बड़ी कोठियां और बंगले बड़ी शान से खड़े हुए थे। तूबा बड़ी गौर से सब देख रही थी। वो इस तरह के एरिया में पहली बार आई थी। गाड़ी एक बड़े आलीशान से बंगले के सामने रुकी थी। शफकत ने जल्दी से बाहर निकलकर अकबी सीट का दरवाज़ा खोला था। तूबा बड़ी सहरजदा सी बंगले को घूर रही थी। तभी इशरत की आवाज़ पर चौंक कर वो शहर से बाहर निकली थी। जैगम अपना बैग पकड़े खड़ा बहुत ही उजलत में नजर आ रहा था। चलो सुंबल, चलें शर्जील, अंदर चलें। वो दोनों इशरत की बात सुनकर उसके पीछे पीछे बंगले के अंदर दाखिल हुए थे। अंदर का नज़ारा तो मजीद सहर अंगेज था। बड़ा सा लाउंज जिसमें बहुत ही नफीस से सोफे बड़ी तरतीब से लगे हुए थे। फर्श बहुत ही अच्छे मार्बल से आवीज़ा था। लाउंज के बिल्कुल वस्त में एक बहुत बड़ा झूमर लगा हुआ था। नौकर इधर उधर काम में लगे हुए थे। वाह! तोबा के मुंह से बेइख्तियार निकला था, जिस पर जैगम ने उसे घूरा था। वो जल्द ही खुद को कंपोज कर गई थी। सामने से एक मेड चलती हुई उनकी तरफ आई थी। वो कम उम्र लग रही थी। उसने एक मखसूस लिबास पहना हुआ था, जो कि वहां पर घूमते बाकी मुलाजमों ने भी पहन रखे थे। वेलकम मैम, लाएं आपका बैग मैं पकड़ लूं। वो बड़े मुद्दबाना अंदाज में तोबा के आगे हाथ बढ़ाए कह रही थी। तोबा ने एक नज़र उसे हैरानगी से देखा था और दूसरी नज़र उसकी जैगम पर जाकर टिकी थी, जो कि संजीदा सा खड़ा घर का जायजा ले रहा था। उसने मुस्कुराकर अपना बैग इस मेड के हाथ में दे दिया था। सानिया, ये हमारे मेहमान हैं, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। वो उसे बड़े तहक्कुमाना अंदाज में ताकीद कर रही थीं और वो मोदमाना अंदाज में सर झुकाए सुन रही थी। जैगम इधर उधर का जायजा ले रहा था कि उसकी नज़र इशरत पर पड़ी थी, जो कि अजीब नज़रों से उसे ही देख रही थी। जैगम फौरन नज़रें फेर ली थीं। उन्हें इनका रूम दिखा दो, सानिया, थक गए होंगे ये। और मैं अपने रूम में हूँ, मुझे ऑरेंज जूस भिजवा देना। वो उसे ऑर्डर देती लाउंज की दाईं तरफ एक कमरे की तरफ चल दी थी। मैम आए, मैं आपको आपका रूम दिखा दूँ। सानिया ने बड़े अदब से उसे पीछे आने को कहा था, लेकिन तुबा तो कहीं और ही गुम थी। सुंबल चलो, जैगम ने उसको पुकारा था। हाँ हाँ चलें, वो हड़बड़ा कर कहती सानिया के पीछे जैगम के साथ कदम ब कदम चलती एक रूम तक पहुंची थी। सानिया ने फट से कमरे का दरवाज़ा खोला था और एक तरफ होकर उन्हें अंदर जाने का रास्ता दिया था। वो दोनों बैक वक्त कद आवर दरवाजे को पार करके अंदर दाखिल हुए थे। सामने एक आलीशान सा कमरा उनके मंजर में था। तूबा चलती हुई अंदर आई थी और पूरे कमरे को बगौर देखने लगी थी। सर, ये आपका बैग, और अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो कमरे में पड़े वायरलेस से आप मुझे राब्ता कर सकते हैं। इसमें नंबर्स मौजूद हैं। सानिया ने तूबा का बैग जैगम को थमाकर सामने साइड टेबल पर पड़े वायरलेस की तरफ इशारा किया था। ओके थैंक्स, जैगम ने रस्मन मुस्कुरा कर कहा था। सानिया भी मुस्कुरा कर वहां से चल दी थी। ये ले मिस तूबा आपका बैग। जैगम ने वो बैग बेड पर रख कर कहा था और खुद सोफे पर आ बैठा था। मिस्टर जैगम, हम ये रूम शेयर करने वाले हैं। उसे बैठते देख वो चौंक कर गोया हुई थी। जी मिस तूबा, लेकिन आप फिक्र ना करें, आपको कोई मसला नहीं होगा। रूम शेयर करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम फर्जी मियाँ बीवी हैं। वो बड़े इत्मीनान से अपनी गर्दन को टाई की गिरफ्त से आज़ाद करता बोला था।
जैगम को खुद भी ये नामुनासिब लग रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। ओके, तोबा ने कंधे उचकाए थे और अपने बैग की तरफ लपकी थी। उसे जैसे कोई खास फर्क ना पड़ा था। उसने बैग की जिप खोलकर कुछ तलाश करना शुरू कर दिया था। मतलूबा चीज मिलने पर वो बैग की जिप बंद करके बेड पर बैठ गई थी। उसने अपनी आंखों से बड़े माहिराना अंदाज में लेंस निकालकर एक डब्बी में डाल दिए थे। मिस्टर जैगम, आप उस ड्राइवर को देख क्यों बड़बड़ाए थे? वो बड़े तजस्सुस से उसे देख रही थी, जो कि अपने मोबाइल में मगन था। वो भी इस केस में शामिल है। शफकत खान है उसका नाम। उसने मोबाइल से नजरें हटाकर अपने सामने अबाई और लहज हिजाब में मलबूस उसने मोबाइल से नजरें हटाकर अपने सामने अबाई और हिजाब में मलबूस कम उम्र लड़की को देखकर कहा था, और अगले ही पल फिर मोबाइल में मसरूफ हो गया था। मिस्टर जैकम, हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं ये सब? वो आईब्रो उचकाकर उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। कोई मौका मिलता है तो हमें फौरन कार्रवाई शुरू करनी होगी, लेकिन मौका के बगैर ना आप कुछ करेंगी ना मैं। वो उसे संजीदा लहजे में ताकीद करता सोफे से उठकर अपना कोट उतार कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। अजीब है इतना संजीदा इंसान। वो उसकी पुश्त को घूरती मुंह बनाकर बड़बड़ाई थी। कुछ देर बाद ही जैगम वॉशरूम से बाहर आया था। उसके गीले बालों से लग रहा था कि वो नहा कर आया है। तूबा अब अबाया उतार चुकी थी और उसे फोल्ड करके बैग में अड़स रही थी। वो बिना उसे देखे सीधा आकर सोफे पर बैठा था और उसकी पुश्त से सर टिकाए आंखें मूंद गया था। आंखें मूंदते ही माजी के गमगीन लम्हे उसके दिमाग में गर्दिश करने लगे थे। एक उदास चेहरा उसकी नज़रों के सामने आया था, जिसे देख उसके चेहरे के ज़ाविये बदले थे। अब संजीदगी की जगह कर्ब ने ले ली थी। ये मंजर तूबा ने बगौर देखा था, जिस पर वो उलझी थी। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।